हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, फिट एंड फाइन। उम्मीद यही रखती हूँ कि बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे और आज की क्लास के लिए तैयार भी होगे। अब 2 दिन का तो आपको गैप मिल ही गया ना, छुट्टी मिल जाती है आपको सैटरडे संडे, जिस दिन आप अपना आराम से रिलैक्स हो सकते हो, कोई टेंशन नहीं क्लास की। लेकिन पढ़ाई करनी है, ये नहीं सैटरडे संडे है तो बस रिलैक्स में ट्रांसफ़र कर दो उसको। सैटरडे संडे इज इक्वल टू रिलैक्स डे, बट साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो, क्योंकि क्या होगा ना, फिर नहीं पढ़ोगे 2 दिन तक तो फिर थर्ड डे मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ही लिया करो। और लास्ट क्लासेस नहीं देखी हो तो अटेंड कर लेना, बहुत कुछ हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्लास इम्पॉर्टेंट है। जितने टॉपिक्स हैं, थ्योरीज हैं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, आपके कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई भी प्रीवियस क्लासेस अगर आपकी स्किप हो गई हो, अभी तक नहीं देखी हैं, तो आपके प्यारे ग्रेट डोर पे प्लेलिस्ट बन गई है, अल्टीग्रेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। जो भी क्लास मिस हो गई हो आप उस पर जाके अटेंड कर लीजिए। देखिए प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था, चलो एक डेमो दिखाते हैं, छोटा सा ट्रेलर। देखो, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, पॉजिटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ प्रीवियस क्लासेस में जाना था। इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज। जब दो अलग अलग स्पेशीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, संबंध बनता है, तो उसे हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। और क्लियर समझते हैं, कोई बात नहीं। जब दो या दो से ज़्यादा स्पेशीज़ जो सेम हैबिटाट, सेम क्षेत्र में रह रही हैं और उनके बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्ट कर रही हैं, तो वो हो गया हमारा इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव जब हम कह सकते हैं दोनों स्पेशीज़ को फ़ायदा हो रहा है, दोनों प्रजातियों को फ़ायदा हो रहा है, या हो सकता है दोनों प्रजातियों को ही नुकसान हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है एक को फ़ायदा हो रहा हो और दूसरी को नुकसान, या फिर ये भी हो सकता है कि एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं है, कोई असर नहीं है, या फिर एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है। कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था इंटरस्पेसिफिक स्पेसिफिक इंटरेक्शन के टाइप्स, कंपटीशन हो गया, प्रेडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, कॉमनलिज्म हो गया, इन सब को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन को डिटेल में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझा था। नेगेटिव इंटरेक्शन की भी हम काफ़ी सारी बातचीत कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके टाइप्स पढ़ चुके हैं, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं एमेंजलिज्म के बारे में। आज हम पढ़ेंगे और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, डिटेल में डिस्कशन हुआ है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा है। देखते हैं, देखो हमने सबसे पहले तो यही समझा एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, इसके टाइप्स हमने पढ़े थे, पैरासिटिस, प्रेडेशन, इनको भी हमने डिटेल में पढ़ा था। एक्टोपैरासाइट्स हो गए, एंडोपैरासाइट्स हो गए, एक्टोजू पैरासाइट्स हो गए, एक्टोफाइटो पैरासाइट्स हो गए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने कुछ फंक्शनल और बिहेवियरल टाइप्स भी पढ़े थे, पैरासिटिम्स के, ब्रूड पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, इन सबको भी डिटेल में पढ़ा था। साथ ही साथ हम ऑलरेडी इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझ चुके हैं। इनमें से अगर आपने कोई क्लास अटेंड नहीं करी है देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। हमने उसके बाद इसमें समझा था हाइपर पैरासिटिज्म के बारे में, होलो पैरासिटिज्म, हेमी पैरासाइट के बारे में, जिसे हम पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं, हार्बीवरी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और पिजास्टर स्टारफिश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाई आर प्रेडेटर्स प्रूडेंट इन नेचर। चलो अब जल्दी से कॉपी पेन ले लो, मैं भी अपना ले लेती हूँ पेन, और आप भी अपना पेन ले लीजिए। देखिए, व्हाई आर प्रेडेटर्स प्रूडेंट इन नेचर, यानी प्राकृतिक रूप से जो शिकारी हैं वो समझदार क्यों होते हैं, चालाक, क्लेवर क्यों होते हैं। If predators exploit, overexploit or wipe out their prey population, their own survival will be threatened due to food storage. देखिए,
अगर जो शिकारी होगा बहुत ज़्यादा शिकार करेगा तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, जो शिकार है उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, ख़त्म ही हो जानी है, उसकी संख्या कम होती जाएगी शिकार की। तो बाद में जो शिकारी है वो क्या खाएगा, उसको हो जाएगी खाने की कमी, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। तो भाई बहुत चतुर है हमारा शिकारी, बहुत तेज़ है, क्लेवर है, उसे पता है अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा, मारूंगा, ओवर ईटिंग, तो मारे जाए, एक टाइम पे क्या होगा, शिकार जो है वो बिल्कुल ख़त्म, दिखेंगे ही नहीं ना, सब वही खा जाएगा, संख्या कम होते होते, डिक्रीज होते बिल्कुल फिनिश। तो उसे पता है इन फ्यूचर में खाने की कमी हो जाएगी, तो भाई जब खाना नहीं होगा तो वो सरवाइव कैसे करेगा, तो वो भी बहुत चतुर है भाई। So, natural selection favors predators that regulate their hunting in a way that maintains a stable prey population. इसलिए नेचुरल सिलेक्शन उन प्रीडेटर्स को, उन शिकारियों को चुनता है जो अपनी प्री की जो पॉपुलेशन है, शिकार की पॉपुलेशन है, उसे मेंटेन रखते हैं, हम कह सकते हैं उसको संतुलन में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रीडेटर्स एंड प्रे एग्जिट्स इन अ डायनामिक बैलेंस। देखो पेन ले लेती हूँ। इकोलॉजिकल बैलेंस, इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक संतुलन, यहाँ पे लिख देती हूँ पारिस्थितिक संतुलन। देखिए प्रीडेटर्स एंड प्रे एग्जिट्स इन अ डायनेमिक बैलेंस, यानी शिकारी और शिकार के बीच में बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। इफ प्रे नंबर्स ड्रॉप ड्रास्टिकली प्रीडेटर्स विल स्टार्व एंड डिक्लाइन, यानी अगर शिकार की संख्या घटेगी। इफ प्रे नंबर्स ड्रॉप ड्रास्टिकली, अगर शिकार की संख्या घट गई तो क्या होगा, जो शिकारी हैं, प्रेडेटर्स हैं, वो भूखे ही मर जाएंगे। इफ प्रेडेटर्स आर टू फ्यू, प्रे ओवर पॉपुलेटेड कैन एंड कॉज रिसोर्स डिप्लेशन, अगर शिकारी जो हैं वो बहुत कम होंगे और जो शिकार हैं वो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो इससे क्या हो सकता है, रिसोर्स डिप्लेशन कॉज हो सकता है, यानी पर्यावरण में संसाधनों की कमी हो सकती है, रिसोर्सेस की कमी हो सकती है। Therefore, predators naturally evolve to be prudent to maintain this balance. इसलिए प्रकृति में जो शिकारी हैं वो मेंटेन करके चलते हैं, जो वो शिकार करते हैं ना ज़्यादा करते हैं ना वो कम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ तो बता दो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस या नहीं हुआ? इसे हम कह सकते हैं therefore predators naturally evolve to be prudent to maintain this balance, यानी प्रकृति में शिकारी जो शिकार करते हैं वो संतुलित कह सकते हैं करते हैं, मेंटेन करके करते हैं, ना ज़्यादा करते हैं ना कम करते हैं, ताकि जो है बैलेंस बना रहे, संतुलित तरीके से शिकार करते हैं शिकारी। चलिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, को इवोल्यूशन एंड स्टेबिलिटी। चलिए मैं पेन ले लूँ, रुक जाओ, आप भी प्लीज़ नोट्स साथ साथ बनाते चलो, पता नहीं होता ना कब एग्ज़ाम आ जाए तब नोट्स बनाने बैठोगे, तो क्लासेस के साथ साथ नोट्स बनाते चलो ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोग को दिक्कत ना हो। चलो को इवोल्यूशन यानी सह विकास, पेन क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतनी बार ले लिया, आ गया। सह विकास और स्थिरता, स्टेबिलिटी को हम बोलते हैं हिंदी में स्थिरता और स्थिरता। ओवर टाइम प्रीडेटर्स एंड प्रे को इवॉल्व, समय के साथ हम कह सकते हैं शिकारी और शिकार समय के साथ एक दूसरे के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, अनुसार कह सकते हैं, विकसित होते हैं। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट देखूं, मैनी प्रेडेटर्स टारगेट वीक, सिक और ओल्ड इंडिविजुअल, ज़्यादातर जो शिकारी है उनका टारगेट कौन सा होगा, जो बीमार होगा,
जो कमज़ोर होगा उसी शिकार पे, यही उसी को अपना शिकार बनाते हैं जो कमज़ोर होगा, बीमार होगा बेचारा। हेल्पिंग मेंटेन अ हेल्दी प्रे पॉपुलेशन, ताकि एक हेल्दी प्रे पॉपुलेशन मेंटेन रहे। दिस स्टेबलाइज द इकोसिस्टम एंड प्रिवेंट कोलैप्स। इससे शिकार की जो प्रजातियां हैं वो स्वस्थ बनी रहती हैं और जो इकोसिस्टम है वो स्टेबलाइज रहेगा, स्थिर रहेगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। देखिए, शिकारी और शिकार समय के साथ एक दूसरे के अनुसार विकसित होंगे। ज़्यादातर जो शिकारी होंगे उनका टारगेट होगा एक कमज़ोर बीमार प्रे, यानी शिकार जो होगा वो उसी पे ही टारगेट करेंगे जो बीमार होगा, कमज़ोर होगा, ताकि एक हेल्दी, एक स्वस्थ कह सकते हैं शिकार संख्या, जनसंख्या बनी रहे। इससे क्या होगा, जो इकोसिस्टम है वो स्थिर रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा और जो प्रे पॉपुलेशन है वो भी एकदम हेल्दी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लॉइन डोंट हंट एवरी ज़ेब्रा, दे फोकस ऑन द वीक वंस। जो लॉइन है वो हर एक ज़ेब्रा को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि जो कमज़ोर वाला होगा उसी को ही बनाएगा। पिज़ास्टर स्टारफिश प्रेज ऑन मसल्स बट नॉट एक्सेसिवली, अलाउइंग बायोडाइवर्सिटी टू थ्राइव। पिज़ास्टर स्टारफिश जो है वो मसल्स को एक लिमिट में खाती है, एक्सेसली हम नहीं कह सकते हैं खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है, एक लिमिट में खाती है, जिससे समुद्री जैव विविधता बनी रहती है, अलाउइंग बायोडाइवर्सिटी टू थ्राइव। एक्सेसिवली नहीं खाएगी, लिमिट में खाएगी, जिससे बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, जिसे हम कह सकते हैं समुद्री जीव या जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। क्लियर हो गया ना? तो लॉइन उन्हीं ज़ेब्रा को खाएगा जो घायल है, बीमार है, कमज़ोर है, उसी पे ही उसका फोकस होगा। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट बिकॉज, क्यों चालाक होते हैं हमारे शिकारी, क्यों होते हैं चतुर ये? ओवर हंटिंग लीड्स टू देयर ओन डिक्लाइन, भाई ज़्यादा हंटिंग करेंगे तो इनको ही खतरा है, कुछ बचेगा ही नहीं ना खाने के लिए। फिर इन फ्यूचर का सोच के चलते हैं। आपको क्या लगता है? आप ही सोचते हैं फ्यूचर का? एनिमल्स भी सोचते हैं, सब चालू होते हैं, सब होते हैं अपने लिए, सब अच्छे होते हैं, सबको अपना सही गलत पता होता है कि फ्यूचर में किस चीज़ से फ़ायदा और किस चीज़ से नुकसान है। उन्हें पता है ज़्यादा शिकार करेंगे तो खुद को ही खतरा है, तो ओवर हंटिंग लीड्स टू देयर ओन डिक्लाइन, इन्हें ही खतरा हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स बैलेंस, नेचुरल सिलेक्शन किसे फेवर करेगा? बैलेंस को फेवर करेगा, यानी प्राकृतिक चयन, एक मिनट पेन कहाँ गया? आगे, प्राकृतिक चयन ऐसे संतुलित शिकारी को ही चुनता है, ऐसे संतुलित शिकारी को चुनता है। चलिए, इट हेल्प्स मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल हेल्थ, इससे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और इकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। इकोसिस्टम कह सकते हैं, उसकी सेहत बनाए रखते हैं। फिर से समझते हैं। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट, क्यों चालाक हैं, चतुर हैं शिकारी? क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा शिकार करने से उनका ही फ्यूचर जो है वो हो जाएगा खतरे में। नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स बैलेंस, प्राकृतिक चयन ऐसे ही संतुलित शिकारी को ही चुनता है, जो है मदद करता है मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल हेल्थ, जैव विविधता और इकोसिस्टम का स्वास्थ्य ये बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। In ecology, predation means one organism benefits by harming or killing another prey to get food. Ecology में predation का मतलब हुआ जब एक ऑर्गेनिज्म जो हो गया हमारा शिकारी, उसको हो रहा है फायदा। ऑफ कोर्स शिकारी को फायदा ही होगा और शिकार को होगा नुकसान। भाई किसी की जान जा रही है तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन
और भी चीज़ें हार्म हो सकती हैं, सिर्फ एनिमल्स की नहीं, यहाँ प्लांट्स की भी बात होगी। देखते हैं, तो जो शिकारी है उसे होगा बेनिफिट और दूसरी वाली स्पेशीज़ को होगा हार्म, क्योंकि उससे शिकारी को मिल रहा है खाना। यूजुअली वी इमेजिन प्रीडेटर्स एज लॉयन ईटिंग डियर। यूजुअली ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि भाई शिकारी की बात हो रही है, लॉयन ने शिकार किया, किसका किया, डियर का शिकार किया, तो लॉयन हो गया शिकारी और डियर हो गया शिकार। बट ऐसा नहीं है, हार्बीवोरस भी प्रीडेटर्स हैं। अब आप सोच रहे हो कि हार्बीवोरस वो कैसे प्रीडेटर्स हैं, वो तो किसी एनिमल का शिकार नहीं कर रहे, करेक्ट, एनिमल का नहीं कर रहे, लेकिन प्लांट को तो खा रहे हैं ना फूड के लिए, प्लांट को तो नुकसान हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं प्लांट हो गया शिकार, किसका, हार्बीवोर्स का, प्रीडेटर्स का। हार्बीवोर्स को हम प्रीडेटर्स कह सकते हैं, शिकारी हैं, क्योंकि वो प्लांट को खा रहे हैं, तो प्लांट हो गया प्रे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्लांट ऑफ कोर्स भाग तो नहीं जाएगा अपनी जान बचाने के लिए, तो हार्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट्स के भागों को खाते हैं और उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। हार्म होगा, लेकिन जो हार्बीवोरस हैं उनका होगा बेनिफिट, जैसे कि गोट्स, काउस, इंसेक्ट्स प्लांट खा रहे हैं, उनके कुछ पार्ट्स खा रहे हैं, तो प्लांट्स हो गए प्रे यानी शिकार और हार्बीवोरस हो गए हमारे शिकारी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एनिमल में ही होगा शिकार, प्लांट भी तो शिकारी हुए ना जब उन्हें खाया जा रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा। Why do plants produce and store chemicals? जो पौधे होते हैं वो केमिकल्स को स्टोर क्यों करते हैं और प्रोड्यूस क्यों करते हैं? चलिए वन बाय वन हम इसे समझते हैं। डिफेंस अगेंस्ट हार्बीवोरस। चलिए एक मिनट पेन ले लूँ मैं, एक सेकेंड। अच्छा, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक लाइक कर दिया करो, एक शेयर कर दिया करो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इतना कर दिया करो। चलिए, केमिकल्स हो गए रसायन, यानी हम कह सकते हैं पौधे रसायन क्यों बनाते हैं और उसको जमा क्यों करते हैं। पहला आ जाता है शाकाहारी से अपनी रक्षा के लिए, डिफेंस अगेंस्ट हार्बीवोरस। शाकाहारी से रक्षा के लिए, प्लांट cannot run away like animals, so they defend themselves by producing toxic, bitter or irritating chemicals. These chemicals reduce herbivory. देखिए, प्लांट्स हैं वो एनिमल की तरह भाग तो नहीं सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए वो जहरीले, चुभने वाले, कड़वे रसायन केमिकल्स बनाते हैं ताकि वो अपनी रक्षा कर सके, हार्बीवोर्स से, शिकारी से अपने आप को बचा सके। इससे क्या होगा, शिकारी शिकार नहीं करेगा, जो हार्बीवोरस हैं वो क्या करेंगे, प्लांट्स पौधों को नहीं खाएंगे, तो इसलिए वो जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो रसायन केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं, जैसे कि टॉक्सिक हो गए, जहरीले, कड़वे, चुभने वाले केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि अपनी रक्षा वो कर सकें। क्लियर है यहाँ तक? अब इन केमिकल से क्या होगा, जानवर पौधों को नहीं खाएंगे, पौधों का बचाव हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए इसको हम बोलेंगे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए some chemicals protect plant from fungi, bacteria and viruses. कुछ केमिकल्स, रसायन ऐसे होते हैं जो पौधे को बचाते हैं फंजाई से, बैक्टीरिया से और वायरसेस से। नेक्स्ट देखते हैं, कंपटीशन विद अदर प्लांट्स। अन्य पौधों के बीच से जो कंपटीशन हो रहा है, हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अन्य पौधों से प्रतिस्पर्धा। Some plants release chemicals in the soil to inhibit growth of nearby plants. कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो अपनी सॉइल में ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिससे जो साथ वाले पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, उनकी ग्रोथ को कह सकते हैं हम रोकते हैं और इसको हम एलिलोपैथी भी कहते हैं। अट्रैक्ट और रिपेल ऑर्गेनिज्म, यानी अपनी तरफ
आकर्षित करना और दूर करना जीवों को। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, जैसे कि फ्रेगनेंस हो गई, और कुछ होते हैं वो रिपेल करते हैं पेस्ट को और इंसेक्ट्स को, कीट को। कीड़ों या कीट हम कह सकते हैं, उनको रिपेल करते हैं। इसकी हम कह सकते हैं इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो दूर भागेंगे पौधों से। चलिए, तो कुछ अट्रैक्ट करेंगे जैसे फ्रेगनेंस हो गई, और कुछ ऐसे होंगे केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को दूर भगाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्लांट डिफेंस केमिकल्स की। चलो जल्दी से देख लेते हैं, पौधे द्वारा बनाए गए हैं ये केमिकल्स। चलिए, पहला आ गया नीम। नीम पौधा हो गया। इसमें जो केमिकल्स हमारा ये जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो हो गया हमारा अजाडिरेक्टिन। इसका इफेक्ट क्या होगा, इंसेक्ट रेपेलेंट होंगे, बिटर टेस्ट होगा, यानी कड़वा होगा, बहुत कड़वा होगा, और कीड़े भगाने वाला होगा। यहाँ लिख देती हूँ, कीट भगाने वाला। बिटर होगा यानी बहुत कड़वा होगा, ये बहुत कड़वा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आँख। इसका जो केमिकल ये प्रोड्यूस करेगा ये पौधा वो होगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। टॉक्सिक टू हार्बिवोर, जहर होगा ये जहर है, ये समझ लीजिए, जानवरों के लिए जहर है ये, हार्बिवोरस के लिए जहरीला है ये। फिर आ जाता है टोबैको प्लांट। ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा वो हो गया नाइकोटीन, और क्या इफेक्ट होगा, इंसेक्टिसिडियल। तो टोबैको प्लांट केमिकल प्रोड्यूस करेगा निकोटीन, अफेक्ट देख लेते हैं, हिंदी में भी समझा देती हूँ, इंसेक्टिसिडियल। देखो मतलब कीटनाशक प्रभाव होगा, और ये तांत्रिका प्रणाली को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित करता है। एक सेकेंड, प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मस्टर्ड प्लांट। ये केमिकल प्रोड्यूस करेगा एलाइल आइसोथियोसाइनेट। इफेक्ट होगा पंजेंट एंड एंटी माइक्रोबियल। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मस्टर्ड जो प्लांट है, पौधा है, वो केमिकल जो प्रोड्यूस करेगा वो होगा हमारा एलाइल आइसोथियोसाइनेट। इसे बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, बिठा लो बिल्कुल ही। चलिए और देखते हैं इसका अफेक्ट क्या होता है, ये मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए, तीव्र गंध होगी, एक मिनट, तीव्र गंध होगी, और क्या होगा, रोधी गुण होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। देखिए पंजेंट, ये जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और एंटी माइक्रोबियल, इसको हम कह सकते हैं ऐसा सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को मारता है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एंटी माइक्रोबियल। देखिए, अ सब्सटेंस that kills bacteria और मोल्ड्स, और हम कह सकते हैं उन्हें ग्रो करने से, डिसीज कॉज करने से रोकता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, और स्टॉप देम ग्रोइंग एंड कॉजिंग डिसीज, उन्हें मारता है और डिसीजेस कॉज करने से भी रोकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़े आगे या नहीं, जल्दी बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सब क्लियर हो गई, नीम का, आक का, टोबैको का, मस्टर्ड का, यहाँ तक सब आप लोग को क्लियर हो गया? चलिए, सरसों तक तो हो गया, मस्टर्ड तक इसे कहो तो इरेज कर दूं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अफीम पोस्ता, ओपियम पॉपी।
इसे हम कहते हैं अफीम पोस्ता। ये जो केमिकल प्रोड्यूस करेगा वो होगा हमारा मॉर्फिन। पावरफुल एल्कोलाइड है, नेक्रोटिक है ये। चलो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम पढ़ ही रहे हैं, पावरफुल एल्कोलाइड है यानी शक्तिशाली एल्कोलाइड है। और नार्कोटिक, इसका मतलब क्या हुआ? नशीला। अफीम से ही समझ गए होंगे, नशीला प्रभाव होगा। फिर आ जाता है हमारा मिल्कवीड। ये बहुत ही जहरीला, ये जो पौधा होगा, ये जो केमिकल प्रोड्यूस करेगा वो होगा हमारा कार्डियक टॉक्सिन, जो बहुत ही जहरीला हो गया। टॉक्सिन जहरीला, ऑफ कोर्स नाम से ही समझ रहे होंगे। ये प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट से। मोनार्क बटरफ्लाई, इसका एग्जाम्पल हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, नहीं है प्रीवियस क्लासेस अटेंड करिए, तभी कहती हूँ सब क्लास अटेंड कर लिया करो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ें। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मिल्कवीड को प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट, कैसे ही बटरफ्लाई एग्जाम्पल थी इसकी, हमने सब पढ़ा था कैसे अपने आप की रक्षा करते हैं इस केमिकल से। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो ज़रूरी हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए भी, प्रजनन के लिए भी ज़रूरी है, वृद्धि के लिए भी ज़रूरी है और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। चलिए कॉपी पेन ले लो, नहीं लिया है रख दिया है साइड में तो ले लो। ग्रोथ हम कह सकते हैं, बढ़त भी कह सकते हैं इसको, डेवलपमेंट विकास हो गया, और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। चलिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक। प्राइमरी का मतलब हो गया प्राथमिक। मेटाबोलाइट्स चयापचयी पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि ये वो वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं जो ज़रूरी हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ध्यान रखिएगा ये पदार्थ हर जीवित कोशिका द्वारा बनाए जाते हैं, बहुत ज़रूरी हैं ये, उनके जीने के लिए बहुत आवश्यक है, उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ये। की फीचर्स क्या होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के? चलो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका रोल क्या है। रोल क्या है? ग्रोथ में है इसका रोल, डेवलपमेंट में है और रिप्रोडक्शन है। प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा। कहाँ पे मिलते हैं? प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स में। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल है। टाइमिंग क्या होगा? ग्रोथ फेज के दौरान ये एक्टिव होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये ग्रोथ फेज के दौरान ही एक्टिव होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। चलो एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। देखो पहले कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनका रोल क्या होगा? एनर्जी सोर्स होंगे, रेस्पिरेशन में मदद होगी। अमीनो एसिड, इसके एग्जाम्पल हो गए आपके ग्लाइसिन और एलानिन। ये क्या होंगे? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, यानी प्रोटीन बनाने के लिए होंगे। फिर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में आ गया आपका एटीपी, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है, आपको पता ही है। और एनर्जी ट्रांसफ़र, ऑफ कोर्स एटीपी आ गई तो एनर्जी की बात होगी ही होगी। डीएनए है, आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल की भी बात होगी ही। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स। सिट्रिक एसिड हो गया इसका एग्जाम्पल। क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट जो है उसमें होगा इसका रोल। हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल में ऊर्जा उत्पादन का रोल होगा। फिर आ जाएंगे लिपिड्स, फैटी एसिड्स होंगे, जिससे क्या होगा? इनका रोल होगा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में और एनर्जी स्टोरेज में। कोशिका झिल्ली का निर्माण में इनका रोल होगा, साथ ही साथ एनर्जी स्टोरेज में भी इनका रोल होगा। फिर आ जाएंगे हमारे लिपिड्स होगा सॉरी विटामिन। इसमें आ गया हमारा बायोटीन्स, राइबोफ्लेविन, एंजाइम कोफैक्टर्स इन मेटाबॉलिज्म, यानी हम कह सकते हैं एंजाइमों में सहायक। यहाँ लिख देती हूँ, एंजाइम में के कोफैक्टर यानी सहायक के रूप में कार्य होगा, इनका रोल हो गया ये।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी, प्राइमरी तो हो गया यानी द्वितीयक, यहाँ लिख देती हूँ पेन पेन, द्वितीयक चयापचयी पदार्थ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। ये जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के द्वारा। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, लेकिन ये मदद करते हैं सुरक्षा में, डिफेंस में, सिग्नलिंग में, संकेत में ये मदद करते हैं। यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो हम कह सकते हैं रासायनिक यौगिक हैं जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होंगे। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ये ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, और कह सकते हैं इसमें डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये मदद करते हैं सुरक्षा में, प्लांट की प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, संकेत सिग्नलिंग में मदद करेंगे, और डिफेंस में भी ये मदद करेंगे, बचाव में मदद करेंगे। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, देखो ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, लेकिन उससे पहले हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ टाइप्स भी देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पहला आ जाएगा हमारा इसमें एल्कलॉइड, पेन ले लेती हूँ, रुक जाओ। चलो ये कैसे होंगे, बिटर होंगे, टॉक्सिक कंपाउंड होगा, बिटर होंगे, टॉक्सिक कंपाउंड्स होगा। इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट पे लिख रही हूँ, फिर हमेशा भी समझ लेंगे, टेंशन ना, ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ बहुत। एक एग्जाम्पल हो गया आपका निकोटीन, टोबैको, मॉर्फिन, ओपियम, कैफीन, कॉफ़ी। ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके किसके, एल्कोलॉइड्स के। ये सारे आपके एल्कोलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हो गए, कड़वे और कह सकते हैं विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ होंगे। देखो सबसे पहला आ जाएगा टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एल्कोलॉइड्स, बिटर होंगे, कड़वे होंगे, टॉक्सिक जहरीले कंपाउंड होंगे, हम कह सकते हैं विषैले पदार्थ होंगे, और इसका एग्जाम्पल हो गए आपके निकोटीन, टोबैको, मॉर्फिन, कैफीन। ये सारे हो गए आपके इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखें, चलो सेकंड आ गया आपका, एक मिनट, सेकंड आपका आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपका टेरपेनॉइड्स। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सुगंधित यौगिक। सुगंधित, एक मिनट रुक जाओ, सुगंधित यौगिक, सुगंधित यौगिक, ये हम कह सकते हैं सुरक्षा और रक्षा में सहायक होंगे। चलो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, रुक जाओ। एरोमा, और हम कह सकते हैं डिफेंस केमिकल्स। इसे हिंदी में लिख दूं, कहो तो हिंदी में भी इसको लिख दूं, कंफ्यूजन हो रही हो तो लिख दूं, सुगंध, सुगंध और रक्षा में सहायक। सहायक, चलो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। एग्जाम्पल्स इसके हो गए हमारे मेथनॉल, मेंथॉल सॉरी, मेंथॉल हो गया यानी मिंट, और हो गया हमारा कैम्फोर, और हो गई रबड़, हैवियर टी, मिंट, पुदीना, क्लियर है या नहीं। कपूर हो गया ये, इसे हम कहेंगे कपूर।
हेवियर वृक्ष रबड़ का। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मिंट पुदीने की बात हो रही है, तो कह सकते हैं सुगंध और रक्षा में सहायक होंगे ये। थर्ड देखते हैं, थर्ड हो गया हमारा फिनोलिक्स। फिनोलिक्स, चलो, एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, एंटीऑक्सीडेंट होंगे और रक्षा में मदद करेंगे, डिफेंस में, ऑक्सीडेंट्स एंड डिफेंस। इसके एग्जाम्पल भी हैंड टू हैंड देख लेते हैं। टेनेनेंस यानी टी, लिग्निन वुड स्ट्रेंथ। टेनिन हो गई आपकी चाय, लिग्निन यानी वुड को स्ट्रेंथ देंगे, हम कह सकते हैं लकड़ी को कठोरता देता है ये। चलो, रक्षा करने वाला है ये फिनोलेट्स। समझ आ रही है स्पेलिंग या नहीं आ रही? रुक जाओ, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा फोर्थ, ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स टॉक्सिक होंगे, ये जहरीले होंगे, टॉक्सिक टू हार्बीवोर्स, टॉक्सिक टू हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स। इसके एग्जाम्पल हो गए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, यानी शाकाहारी जीवों के लिए ये जहरीले होंगे, विषैले होंगे। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? जल्दी बताओ। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हम कह सकते हैं आँख पौधे जैसे, आँख पौधे जैसे पौधे से, या एक आकाशी भी हम इसे कह सकते हैं, ए आकाशी। ये ए है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखें फिफ्थ वाला। फिफ्थ है लेटेक्स एंड रेसिन। लेटेक्स और हम कहेंगे रेसिन। चिपचिपे पदार्थ, कीड़ों से ये रक्षा करते हैं। चिपचिपे पदार्थ होगा, लिख देती हूँ यहाँ पे। स्टिकी होगा, चिपचिपे पदार्थ। प्रोटेक्ट करेंगे इंसेक्ट से, ये चिपचिपे पदार्थ होंगे, चिपचिपे सॉरी, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल हो गया जैसे लेटेक्स रबर ट्री में होगा, चिपचिपा इन रबर ट्री। रेजन, रेजन इन पाइन। चलो नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लो। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। डेफिनेशन हमें पता ही है। जो प्राइमरी हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में और सेकेंडरी जो हैं वो डिफेंस में, सर्वाइवल और इकोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व हैं। ये मदद करते हैं प्रोटेक्शन में, सुरक्षा में, बचाव में, इसमें इन्वॉल्व हैं। नॉर्मल ग्रोथ फेज में प्रोड्यूस होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और लेट ग्रोथ जो होगी, स्टेशनरी फेज भी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम आइडियोफेज कहते हैं, उसमें होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और नॉर्मल ग्रोथ फेज को हम कह सकते हैं ट्रोफोफेज। अब आप सोच रहे होंगे ट्रोफोफेज, आइडियोफेज, ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम वही पढ़ने वाले हैं। असेंशियल, ऑफकोर्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स असेंशियल है लाइफ के लिए, और सेकेंडरी वाले हैं वो एसेंशियल नहीं है लेकिन बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल्स प्राइमरी के हो जाएंगे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, और सेकेंडरी के हो जाएंगे एल्कोलॉइड्स, फ्लेवनॉइड्स, ये सारे हो जाएंगे एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स हो जाएंगे आपके सेकेंडरी के। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे मिलेंगे आपके प्राइमरी अक्रेंस हो गई है,
और स्पेसिफिक प्लांट, फंजाई और माइक्रोब्स में मिलेंगे सेकेंडरी। यूज़ क्या है सेल स्ट्रक्चर में, एनर्जी रिप्रोडक्शन में यूज़ है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, और मेडिसिन, पिगमेंट्स, फ्लेवर्स, टॉक्सिन, डिफेंस कंपाउंड, इन सब में सेकेंडरी का इस्तेमाल है। अब आ जाता है ट्रोफोफेज। ट्रोफोफेज मीन्स न्यूट्रिशन और ग्रोथ। समझ गए होंगे आप नाम से ही, ये है इनिशियल फेज, स्टार्टिंग का फेज माइक्रोबियल ग्रोथ का, जब सेल एक्टिवली डिवाइड होगा और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेगा। ड्यूरिंग दिस फेज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दैट आर एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। और इसी फेज के दौरान जो जीव होगा वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगा जो असेंशियल हैं ग्रोथ के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जल्दी बताओ फिर हम आगे बढ़ें। पोषण या हम कह सकते हैं वृद्धि मतलब हुआ ट्रोफोफेज का। पोषण या वृद्धि, ग्रोथ। चलिए, की फीचर्स क्या होंगे? ग्रोथ स्टेटस क्या होगा? एक्टिव ग्रोथ होगी और सेल डिवीजन। मेटाबोलाइट्स होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। इनका पर्पस क्या होगा? ये एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रोथ रिप्रोडक्शन में, दोनों में ही, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी क्या होंगे? इनका यूज़ होगा। फेस इन कल्चर लॉग फेस में होंगे जिसे हम एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हैं। चलो, तेजी से हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, लॉग फेस जो है ये एक्सपोनेंशियल फेस, इसे हम कह सकते हैं तेजी से वृद्धि का समय, तेजी से वृद्धि का समय। लॉग फेस क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स फॉर्म इन ट्रोफोफेज के। ट्रोफोफेज में बनने वाले हम कह सकते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के उदाहरण। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आपका हो गया पायरुवेट, ग्लूकोज चयापचय उत्पाद। चलिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्लूकोज चयापचय पदार्थ या उत्पादक, सॉरी, उत्पाद, वो हो गया हमारा पायरुवेट। क्लियर? पायरुवेट हो गया। फिर अमीनो एसिड हो गया इसके एग्जाम्पल, जैसे कि ग्लूटामेट और लाइजाइन। फिर आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जैसे कि सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। फिर से समझ लेते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट होगा पायरुवेट, अमीनो एसिड होंगे जो कि होगा हमारा ग्लूटामेट और लाइजीन, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। फिर आ जाता है आइडियोफेज। आइडियोफेज इज द फेज ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ दैट फॉलोज द एक्टिव फेज, जो होगा हमारा ट्रोफोफेज। आइडियोफेज वो फेज है, वो चरण है माइक्रोबियल ग्रोथ का जो ट्रोफोफेज के बाद आएगा। इस फेज में क्या होगा? सूक्ष्मजीवी की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, ऑर्गेनिज्म स्टॉप ग्रोइंग एक्टिवली और क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं प्रोड्यूस करना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। की फीचर्स देख लेते हैं आइडियोफेज के। ग्रोथ स्टेटस क्या होगा? ग्रोथ स्लो डाउन और स्टॉप, या तो धीमी होकर हम कह सकते हैं रुक जाती है, धीमी हो जाती है, या ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं रुक जाती है। मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे जो एंटीबायोटिक्स, एल्कलॉइड्स, पिगमेंट, टॉक्सिन, ये सब प्रोड्यूस होंगे। इसका पर्पस क्या होगा? ग्रोथ के लिए नहीं है बट डिफेंस के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए, सर्वाइवल के लिए है। फिर आ जाएगा इंडस्ट्रियल रेवेलेंस, जिसे हम कहेंगे, पेन ले लूँ, एक मिनट रुक जाओ, औद्योगिक महत्व। इस चरण में हम कह सकते हैं पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा एमेंजलिज्म। क्या है ये? इसमें एक को नुकसान होगा और दूसरी स्पेशीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
Amensalism is a type of interspecific interaction in which one species is harmed while the other is unaffected. एक को तो हो जाएगा नुकसान, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. Unaffected हम कह सकते हैं यानी न फायदा हो रहा है ना नुकसान, न्यूट्रल है, कोई असर ही नहीं पड़ रहा. One species inhibits or destroy the other. एक जीव दूसरे जीव को रोक रहा है या नष्ट कर रहा है, लेकिन उसको ना ही इसमें फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है. बट इट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट. उसको मारने पे, नष्ट करने पे उसे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है और नुकसान भी नहीं हो रहा है. की पॉइंट्स देख लेते हैं. ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन का ही टाइप है, इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कॉमन है इन माइक्रोबियल और प्लांट कम्युनिटीज़ में. ये होता है ड्यू टू केमिकल्स, रसायन, टॉक्सिन्स, जहरीले जो पदार्थ हो गए और स्पेस कंपटीशन की वजह से. तो क्लियर हो गया, एमेंजलिज्म एक टाइप है नेगेटिव इंटरेक्शन का. ये सूक्ष्मजीवी और पौधों के बीच देखने को मिलता है. ये किस कारण होता है? ये होता है केमिकल, टॉक्सिन और स्पेस कंपटीशन के कारण. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम एमेंजलिज्म के. पहला आ जाएगा पेनिसिलियम, फंगस एंड बैक्टीरिया. पेनिसिलियम सीक्रेट करती है पेनिसिलिन, जो हो गया हमारा एक एंटीबायोटिक. इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे. आसपास के बैक्टीरिया को ये मारता है. पेनिसिलियम डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम किलिंग बैक्टीरिया. पेनिसिलियम को कोई फायदा नहीं हो रहा है. इट्स जस्ट अ बायो प्रोडक्ट ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म. क्लियर हो गया या नहीं हुआ? पेनिसिलियम को कोई फायदा नहीं हो रहा है बैक्टीरिया को मार के. ये सिर्फ एक बायो प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, यानी उत्पादक. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं उप उत्पादक. उत्पाद, सिर्फ उत्पाद होता है. नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक वॉलनट ट्री, जुगलन्स निग्रा. ये रिलीज करता है केमिकल्स जड़ों में. रिलीज अ केमिकल्स कॉल्ड जुगलोन फ्रॉम इट्स रूट्स. अपनी जड़ों में हम कह सकते हैं, हम सिंपली कह सकते हैं इसकी जड़ों में से एक केमिकल रिलीज होता है, वो हो गया हमारा जुगलोन. जुगलोन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ नियर बाय प्लांट्स लाइक टमाटो और पोटैटो. यानी ये अपने आसपास के जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी वृद्धि को रोक देता है, जो हो गए हमारे जैसे कि टमाटो और पोटैटो. इससे क्या होगा, वॉलनट ट्री को तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो उसकी जड़ों से केमिकल रिलीज हो रहा है उससे जो आसपास के जो पौधे हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी वृद्धि रुक रही है. लेकिन वॉलनट ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है, ना ही कोई नुकसान हो रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा. फिर आ जाता है हमारा थर्ड, ओवरशेडिंग बाय लार्ज ट्रीज. बिग ट्रीज ब्लॉक सनलाइट. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं. जो छोटे पेड़ होते हैं उन तक सनलाइट जो है वो नहीं पहुंच पाती है. स्मॉलर प्लांट्स अंडर देम फेल टू ग्रो ड्यू टू लैक ऑफ ट्री. अब जो छोटे छोटे पौधे हैं वो ग्रो नहीं हो पाते, उनकी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उन तक रोशनी जो है सूरज की वो नहीं पहुंच पा रही है. जो बड़े ट्री हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उनकी चक्कर में, उन्हीं की वजह से छोटे छोटे पौधों तक सनलाइट नहीं पहुंच रही. तो छोटे पौधे जो हैं उनकी वृद्धि नहीं हो रही, ग्रोथ रुक जाती है. और बड़ों को, पेड़ को, जितने भी बड़े पेड़ हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी नहीं फर्क पड़ रहा. लेकिन जो छोटे हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. चलिए, आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त होती है और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, और हम कंप्लीट करेंगे बाकी का जो हमारा एक टाइप बचा हुआ है उसे हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में. और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, वही सेम टाइमिंग 11 बजे. तब तक के लिए आप प्लीज़ रिवीजन करते रहिए. क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू फॉर वॉचिंग.